मैं प्रतीक शेखर सिन्हा आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिन्हा जीएस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों का छठा चरण था, जिसमें से एक मेरा शहर गोरखपुर भी शामिल था और आज मैंने भी देखिए वोट किया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, वोट करना बेहद ज़रूरी है क्योंकि वोट करने से हमारा लोकतंत्र मजबूत होता है। ठीक है, और इसके द्वारा कहीं ना कहीं सरकारों पर भी पाबंदी लगती है कि वो संविधान का अतिक्रमण ना कर पाए। तो इसी संबंध में मैंने ये सोचा कि क्यों ना निर्वाचन पे थोड़ी चर्चा की जाए, क्योंकि इस चीज़ के बारे में जानना बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, तो आइए दोस्तों, अब हम थोड़ा सा निर्वाचन के बारे में आज जानेंगे, क्योंकि मैं बहुत डीप नहीं जाऊंगा क्योंकि मेरा संविधान क्योंकि पार्ट 1 से चल रहा है। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है, तो जब मैं उसको पढ़ाऊंगा तब निर्वाचन के बारे में और थोड़ा डीप पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी मैं निर्वाचन को शॉर्ट में थोड़ा समझाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान में निर्वाचन की चर्चा जो की गई थी, संविधान में कुल 22 भाग थे और अनुच्छेदों की संख्या कुल 395 थी। तो देखिए दोस्तों, 22 भाग में से जो आपका भाग 15 है, भाग 15, ठीक है, पार्ट 15, ठीक है, वो निर्वाचन से संबंधित है। ठीक है, वो निर्वाचन के बारे में बताता है सब कुछ। और अनुच्छेद जो है इसमें, अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक है। ठीक है, जो क्या बताएंगे पूरा सब कुछ निर्वाचन के बारे में। आए समझ में आपको? तो देखिए दोस्तों, भारत में जो निर्वाचन होता है, चुनाव प्रक्रिया होती है, उसको मैनेज करने का काम एक संवैधानिक संस्था के द्वारा होता है। ठीक है, तो वह संवैधानिक संस्था का नाम क्या होता है, जिसकी चर्चा अनुच्छेद 324 में की गई है। अनुच्छेद 324 में की गई है, वह है आपका निर्वाचन आयोग। ठीक है, निर्वाचन आयोग। और इसी निर्वाचन आयोग को हम लोग इंग्लिश में इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन बोलते हैं। इलेक्शन कमीशन जो होता है, यही पूरे देश में जो है चुनाव वगैरह का प्रबंध कराता है। ठीक है, तो इलेक्शन कमीशन देखिए किन किन चुनावों का प्रबंध कराता है। तो यह जो है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, जो आज था। ठीक है, जब स्टेट का जो चुनाव होता है वह विधानसभा चुनाव होता है। ठीक है, विधानसभा चुनाव और विधान परिषद जहाँ जहाँ है, विधान परिषद। विधान परिषद सभी राज्यों में नहीं है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान समय में। ठीक है, तो ये जितने भी चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, लोकसभा चुनाव, राज्यसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव, विधान परिषद चुनाव, यह सभी जो है भारत का केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। ठीक है, इसमें कुल सदस्य जो होते हैं वह 3 होते हैं। ठीक है, जो सदस्यों की संख्या होती है वह 3 होती है, जिनमें से एक क्या होता है, मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, एक होता है आपका मुख्य चुनाव आयुक्त। ठीक है, इनकी संख्या 1 होती है। और अन्य जो दो सदस्य होते हैं वो होते हैं, केवल उनको चुनाव आयुक्त बोला जाता है। चुनाव आयुक्त, यानी इलेक्शन कमीशन में टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, मेन, जिनमें से एक जो होते हैं वो मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। अभी आपको बताया कि जैसे चुनाव निर्वाचन आयोग में जो है 3 सदस्य होते हैं, जिनमें से एक आपका मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं और 2 आपके चुनाव आयुक्त होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कमिश्नर और एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर। अब ये देखिए इनकी की क्या क्या शर्तें इनको बनने के लिए। तो देखिए, इनका जो कार्यकाल होता है वो अधिकतम, इनकी आयु जो होती है, अधिकतम कार्यकाल 65 वर्ष की होगी। 65 हो गया। ठीक है, 65 वर्ष की आयु जो है अधिकतम होनी चाहिए, या 6 वर्ष। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है और वह चुनाव आयुक्त 59 वर्ष की आयु में बनता है चुनाव आयोग में। ठीक है, तो वह 65 वर्ष की आयु कंप्लीट होने तक वह उस पद पर रह सकता है। यदि कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु में चुनाव आयुक्त बनता है तो वह भी जो है केवल 65 वर्ष की आयु तक ही रहेगा। ठीक, अगला क्या है, इनकी नियुक्ति जो होती है
वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। आया समझ में? तीसरी, इनकी जो योग्यता होनी चाहिए वो सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की क्या योग्यता होती है कि वह भारत के नागरिक हों, ठीक है, पागल व दिवालिया ना हो, तथा उनको जो है लॉ या संविधान के संबंध में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। आया समझ में? तो जो लोग सीनियर हो जाते हैं, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस इतना हाई हो जाता है, इसलिए बड़ी उम्र के लोगों को, मतलब जो लोग एकदम 60-62 साल की उम्र में हो जाते हैं, उनको ये सब पद वगैरह इसीलिए दिए जाते हैं भारत में, क्योंकि उनमें पेशेंस वगैरह और जो उनके एक्सपीरियंस होते हैं वो वहाँ पर काम आते हैं। ठीक। अगला क्या, उनको वेतन कहाँ से मिलता है? तो वेतन जो इनको मिलता है वो भारत की संचित निधि से मिलता है। अब आप सोचेंगे कि ये संचित निधि क्या होता है? तो भारत में जिन लोगों को भारत की संचित निधि से वेतन दिया जाता है, उनके वेतन को किसी भी परिस्थिति में काटा नहीं जा सकता है। चाहे भारत में वित्तीय आपातकाल ही लागू क्यों ना हो जाए, तब भी उनके वेतन में कोई भी कटौती नहीं होगी। भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट के जज, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जितने ये 3 होते हैं, तथा जो सिविल सर्विसेज बोर्ड के जो अध्यक्ष वगैरह रहते हैं, उनको जो है वेतन दिया जाता है इसी संचित निधि से, क्योंकि ये सब बहुत बड़े-बड़े पद है और संवैधानिक पद है। ठीक है? बाकी प्राइम मिनिस्टर या सांसद के वेतन को काटा जा सकता है केवल जब वित्तीय आपातकाल लागू हो इसमें। ठीक है? वो मैं बाद में बताऊँगा। तो मुझे लगता है आपको चुनाव आयोग के बारे में ये चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है? आपके मन में ये प्रश्न उठना चाहिए, मुझे लगता है कि चुनाव आयुक्त तो केवल 3 होते हैं, लेकिन भारत तो इतना बड़ा है, तो किस प्रकार से केवल 3 लोग जो है इस पूरे चुनाव को, प्रोसेस को मैनेज करते हैं। तो अब हम इसको जानेंगे। हम जानेंगे कि निर्वाचन आयोग किस प्रकार से कार्य करता है। तो देखिए, दिल्ली में बैठे हैं 3 निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, जो निर्वाचन आयुक्त मेन है। ठीक। जब जिस दिन तारीखों का ऐलान होता है, जैसे मान लीजिए यूपी के विधानसभा चुनावों का ऐलान होता है आपका 20 जनवरी को, ठीक है? तो 20 जनवरी को जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी चुनाव आयोग की और उसमें तारीख जब बताई जाएगी, तो उसी दिन से आपकी आचार संहिता लागू हो जाती है। आचार संहिता एक प्रकार का रूल है जो कि चुनाव से संबंधित है, ठीक है? और इसका उल्लंघन करने पर किसी को भी जो है सज़ा का प्रावधान है। जैसे यदि कोई राजनीतिक दल या कोई राजनीतिक नेता इसका उल्लंघन करता है, तो उसकी जो सदस्यता है वो रद्द की जा सकती है, ठीक है? या उस राजनीतिक दल पर पाबंदी लगाई जा सकती है, ठीक है? ये भी हो सकता है। तो देखिए, जब चुनाव आयोग होता है, अब जब तारीखों का ऐलान होने के बाद जितने उस क्षेत्र के जिलाधिकारी होते हैं, जैसे यूपी के विधानसभा चुनावों के तारीखों का ऐलान हो गया, तो उसके बाद जो जिलों के जिलाधिकारी होते हैं वह जो है मुख्य चुनाव आयुक्त के एकदम संपर्क में रहते हैं, ठीक है? अब ये एकदम मेन पावर में आ जाते हैं। उस समय ये ना कोई नेता पावरफुल रहता है इनसे, ना कोई अन्य जो है छोटा, मतलब कोई भी नेता इनसे ज़्यादा पावरफुल उस समय नहीं होगा जब आचार संहिता लागू रहेगी, ठीक है? आचार संहिता के समय जो है किसी भी नई वैकेंसी का ऐलान नहीं कर सकती सरकार, किसी नई परियोजना का शिलान्यास या उद्घाटन नहीं किया जा सकता है, ठीक है? उसके बाद अधीनस्थ कर्मचारी के माध्यम से ये सभी कार्य होते हैं, ठीक है? तो आप समझ गए, मेन हो गया आपका चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग, उसके बाद हो गया सभी जिलों के जिलाधिकारी मेन आते हैं, फिर उसका जो है अधीनस्थ कर्मचारी वहाँ के, ठीक है? अब देखिए, जो जिलाधिकारी होता है उसका मेन कार्य क्या रहता है? अपने जिले में आचार संहिता को लागू करना, यानी चुनाव आयोग के जितने भी रूल्स रेगुलेशन है उसको सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसको निर्धारित करना। वोटर आईडी वेरिफिकेशन वगैरह वैसे तो हम लोग ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, लेकिन वो भी जो है आपका तहसीलदार वगैरह से या जिलाधिकारी कार्यालय से वेरीफाई होता है, फॉरवर्डेड होता है आगे की तरफ, ठीक है? अगला है आपका पर्चा दाखिल करना। पर्चा दाखिल करवाने का क्या मतलब है? जैसे अभी मान लीजिए, अभी कुछ दिन पहले ही जब योगी जी ने पर्चा दाखिल किया था, तो वह देखेंगे आप चित्रों में, आप देखिएगा उस चीज़ को कि जिलाधिकारी के सामने जो है अपनी जितने भी संपत्ति का ब्यौरा, अपना नाम, पता, पत्नी है तो पत्नी का नाम, ठीक है, अपने कार का ब्यौरा, कितनी गाड़ी है, कितना घर है, कितने की ज्वेलरी है, सभी चीज़ों का एकदम सही ब्यौरा जो है आपको चुनाव आयोग के समक्ष देना पड़ता है। किसके माध्यम से? जिलाधिकारी के माध्यम से, ठीक है? तो मेन कौन रिसीव करता है वहाँ पे? जिला अधिकारी करता है, ठीक है? चाहे प्रधानमंत्री हो तो वो भी अगर चुनाव लड़ रहे हैं तो उनको भी वहाँ पे जाकर पर्चा दाखिल करना पड़ता है, ठीक है? और क्या है? चुनाव चिन्ह देना। यदि कोई निर्दलीय व्यक्ति है और वह चुनाव लड़ रहा है, तो वह भी, उसको भी कोई चुनाव चिन्ह देना रहेगा ना, तो उसको चुनाव चिन्ह देने का जो कार्य करेगा वो भी उस जगह का जिलाधिकारी करेगा। जैसे मान लीजिए गोरखपुर से ही हैं कुछ लोग ऐसे जो ना भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, ना सपा से, ना बसपा से, किसी भी राजनीतिक दल से नहीं, वो केवल अपनी पहचान के दम पे चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनको कोई वोट
उनको भी कोई मतलब चुनाव चिन्ह मिलेगा तो वह कौन देगा, वो वहाँ का जिलाधिकारी निर्धारित करेगा। किसके माध्यम से, जो मुख्य चुनाव आयोग है वहाँ के माध्यम से आएगा, ठीक है। और फिर जो निचले स्तर पे जितने क्लास 3 और क्लास 4 के अधिकारी हैं वो सब आप देखेंगी। इस समय क्या हो रहा है, आज आपने वोट डाला होगा तो देखा होगा कि वहाँ पे जितने कर्मचारी बैठे थे, पीठासीन अधिकारी जिनको बोला जाता है, ठीक है, पीठासीन अधिकारी जो है पूरा चुनाव वगैरह संपन्न कराते हैं, वेरिफिकेशन करते हैं, वोट डलवाते हैं, स्याही लगाते हैं, ठीक है। देखिए ये जो स्याही होती है ना, स्याही देख रहे हैं आप, ठीक है, ये जो है सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है, ठीक है, इसीलिए जल्दी मिटती नहीं है। सिल्वर नाइट्रेट की स्याही रहती है जो काफ़ी मतलब ये हफ्ते भर तक कम से कम रहेगी, ठीक है। तो ये सब आप समझ गए होंगे मुझे लगता है। अब हम आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा ईवीएम के बारे में, ठीक है, ईवीएम के बारे में जानेंगे। मुझे लगता है आपको चुनाव आयोग और किस प्रकार से चुनाव होते हैं, मतलब जिलाधिकारी के माध्यम से एक एक जिलाधिकारी को उस क्षेत्र का प्रभार दिया जाता है, और फिर उसके बाद जो अन्य कर्मचारी होते हैं क्लास 3 और क्लास 4 के, उसके माध्यम से वो पूरा हैंडल करते हैं, ठीक है। तो ये सब व्यवस्थाएं कौन करवाता है, पूरा सब निर्वाचन आयोग करता है। एक चीज़ और मैं बता देना चाहूँगा आपको कि ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है या नगर निगम का जो चुनाव होता है वो केंद्रीय निर्वाचन आयोग नहीं कराता है, वो करवाता है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। तो एक होता है आपको यहाँ मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। ये अभी हम जो पढ़े ये पूरा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी चुनाव जो है आपका निर्वाचन आयोग, केंद्रीय निर्वाचन आयोग के थ्रू होता है। एक होता है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। राज्य निर्वाचन आयोग केवल 2 तरीके के चुनावों को कंडक्ट करवाता है। तो देखिए कौन से कंडक्ट करवाता है, एक होता है ग्राम प्रधान का चुनाव, ग्राम प्रधान के चुनाव, ठीक है, और एक होता है आपका नगर निगम का चुनाव, ठीक है, नगर निगम। ये जो 2 चुनाव होते हैं ये जो है आपका राज्य निर्वाचन आयोग कंडक्ट कराता है। बाकी देश के अंदर जितने भी बड़े चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद, ये सभी चुनाव आपका केंद्रीय निर्वाचन आयोग कराता है। तो मुझे लगता है आप लोग निर्वाचन आयोग के बारे में काफ़ी कुछ जान गए होंगे। अब हम इसके बाद ईवीएम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ईवीएम का जो आविष्कार हुआ था, ईवीएम का आविष्कार जो हुआ था वह 1980 में हनीफा द्वारा हुआ था, ठीक है, हनीफा ने किया था, ठीक है। आपको ईवीएम का फुल फॉर्म पता है, ईवीएम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है, वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, वो तो जनरली पता होना चाहिए आप लोग को, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक। आविष्कार जो हुआ था वो किसी 1980 में हुआ था, हनीफा, ठीक है, हनीफा जो थे उन्होंने इसका आविष्कार किया था। भारत में इसके निर्माण का कार्य कौन सी कंपनी करती है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड जो है भारत में इसके निर्माण का कार्य करती है, सुनाया। और एक बार में मतलब एक ईवीएम जो है, एक ईवीएम मैक्सिमम 3840 वोट्स जो है वो लेती है, ठीक है, 3840 वोट्स को लेती है, ठीक है। इसके बाद यदि अगर इससे अधिक जो है कहीं पे चुनाव मतलब मतदाता रहेंगे तो उस 2 ईवीएम वहाँ पे यूज़ होंगे, ठीक है। तो ये चीज़ इसके रूल है, ठीक है। और कैसे संबंधित, तो इसका जो प्रथम बार प्रयोग हुआ था, प्रथम बार भारत में प्रयोग, ठीक है, तो इसका जो प्रथम बार भारत में प्रयोग हुआ था वो केरल में, ठीक है, केरल के पंचायती स्तर के मतलब छोटे स्तर का जो चुनाव था, पंचायती स्तर के चुनाव में वहां पे इसका प्रयोग हुआ था, ठीक है। कहाँ पे, पहली बार किस स्टेट में, केरल में आया समझ में। और देखिए एक बार ईवीएम में एक बार में एक ही वोट पड़ता है, मतलब जैसे आप दबाएंगे तो एक बार वो वॉइस करेगा, आवाज़ आएगी उसमें से, और आपका एक, हाँ, इसके साथ एक और मशीन होती है जिसका नाम होता है वीवीपैट, यहाँ लिख देता हूँ मैं, वीवीपैट जो होता है, ठीक है, इसके साथ जो होती है। वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है वोट वेरिफिएबल
पेपर ऑडिट ट्रायल। ठीक है, तो ये वीवीपैट का फुल फॉर्म होता है, वोट वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल। ऐसे में ये वीवीपैट मशीन किस लिए लगाई जाती है, क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोल रहे थे, देखिए जब ईवीएम नहीं था तो उस समय बैलेट पेपर से चुनाव होते थे, और बैलेट पेपर में एक समस्या ये आती थी कि उसमें जो है धांधली होने की समस्या ज़्यादा थी। क्यों? उसमें लोग जो थंब लगाते थे या सिग्नेचर करते थे, जिनको वोट देना रहता था उसके नाम लिख के वो बैलेट में डाल देते थे, लेकिन वो कागज़ रहता था, उसके जलने की कहीं कहीं खबर आती थी, कभी उसमें पानी पड़ गया तो पूरा ख़राब हो जाता था, कभी उसके गायब होने या चोरी होने की आशंका रहती थी ऐसे में। तो इस वजह से जो है साल 2004 के से जो है इसको एकदम अनिवार्य, मतलब 2004 का जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसमें पूर्ण रूप से पूरे भारत में जो है ईवीएम को अनिवार्य कर दिया गया। ठीक है, हाँ एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि ग्राम प्रधान का चुनाव यदि हम देखें तो वह ईवीएम से नहीं होता है। ठीक है, बाकी जितने भी चुनाव बड़े होते हैं, लोकसभा चाहे विधानसभा के चुनाव, वो सभी आपके ईवीएम के माध्यम से होते हैं। तो मुझे लगता है आपको समझ में आएगा। आविष्कार ईवीएम का 1980 में हनीफा ने किया था। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो भारत में बनाती है, ये एक ईवीएम में मैक्सिमम 3840 वोट्स पड़ते हैं। प्रथम बार भारत में प्रयोग केरल में हुआ था। और प्रथम बार राज्य में, किस राज्य में प्रयोग हुआ था? तो प्रथम बार विधानसभा चुनाव जो थे, जो विधानसभा चुनाव था विधानसभा चुनाव 1998 में। ठीक है, कहाँ पर? राजस्थान। तो राजस्थान का जो विधानसभा चुनाव था प्रथम बार पूर्ण रूप से वहां पे प्रयोग किया गया। और पूरे देश में लोकसभा चुनाव में कब? साल 2004 में इसका प्रयोग किया गया। ठीक है, और सबसे पहली बार छोटे स्तर पर केरल में विधानसभा चुनाव में, 1998 राजस्थान के विधानसभा चुनाव में, और पूरे देश में 2004 से। ठीक है, तो मुझे लगता है आप लोग ईवीएम का इतने बारे में जान गए। ठीक है, अब देखिए आप लोग ये देखिए शाही जो है, ये शाही जो है सिल्वर नाइट्रेट की बनी होती है। और सिल्वर नाइट्रेट की जो खूबी होती है वो ये होती है कि वह जल्दी छूटती नहीं है। अगर यह शाही ना लगे तो इसके नुकसान जो होते हैं वो ये होता है कि मान लीजिए आज वोट है, कहीं यहाँ पे आज मैंने वोट दिया, ये शाही अगर अच्छी क्वालिटी की ना हो, सिल्वर नाइट्रेट की ना हो, और 3 बार कहीं और चुनाव है, तो वहाँ पे भी जाके मैं वोट दे सकता हूँ, तो ये गलत हो जाएगा, धांधली ना हो, इसलिए सिल्वर नाइट्रेट का इसमें प्रयोग किया जाता है। तो मुझे लगता है आपको ईवीएम के बारे में, निर्वाचन आयोग के बारे में, निर्वाचन आयोग किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में आपको जानकारी हो गई होगी। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। प्रथम बार जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया था वो साल 2011 से इसकी शुरुआत की गई थी, जो उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी। ठीक है, तो मुझे लगता है ये सब आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद के जो वीडियो में मैं आपको और भी अन्य जानकारियाँ देता रहूँगा। धन्यवाद।